हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। सो आज के इस वीडियो में हम डी एंट्रेंस एग्जाम 2017 के रीजन एनालिसिस के जो बचे हुए क्वेश्चन थे, यानी कि मैट्रिक स्पेस के हमने सॉल्व कर लिए थे, उसके अलावा जो सीक्वेंस, सीरीज, सुप्रीमम और इन्फीमम के क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसके कुछ बचे हुए क्वेश्चन और हैं वो, और जैसे कि आपने देखा होगा इसके 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी बचे हुए नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चन के लिए बहुत बोला जा रहा है, तो हम 2019 के न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम जो रीजन एनालिसिस में आज वाले पार्ट में सीक्वेंस है, सीरीज है और सुप्रीमो और इन्फीमम के क्वेश्चन है। सो आइए उनको एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो पेपर का भी पहला ही क्वेश्चन था और यहाँ पे भी पहला ही क्वेश्चन है, वो क्या है कि द सीक्वेंस n की पावर 1/n इज द सीक्वेंस n की पावर 1/n इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेंट टू जीरो, नाइदर मोनोटोन इंक्रीजिंग और नॉर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी या कन्वर्जेंट टू जीरो होगी, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका ट्रू है। तो सबसे पहले हम देखें तो n की पावर 1/n है, इसके टर्म कैसे होंगी। n की पावर 1/n है तो इसकी टर्म इस प्रकार से होंगी कुछ कि 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 2 की पावर 1/2 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो 3 की पावर 1/3 आ जाएगा, 4 की पावर 1/4, 5 की पावर 1/4, 5, ऐसे ये चलती जाएंगी इसकी टर्म्स। तो अब हम इसकी लिमिट निकालें तो हमको पता लगेगा कि इसकी टर्म्स किधर जा रही है। तो जैसे हम यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है 1। इसकी लिमिट 1 कैसे आती है, इसको अपन एल हॉस्पिटल और लॉग लेके इसको प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि हम इसका देखें कि अगर एल मान लेते हैं n की पावर 1/n और अगर n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करते हैं तो ये इन्फिनिटी की पावर जीरो फॉर्म आ जाती है। क्यों, n टेंस टू इन्फिनिटी तो ये तो इन्फिनिटी बन जाएगा और 1/n है वो जीरो बनेगा, तो ये इन्फिनिटी की पावर जीरो फॉर्म होगी। इसको सॉल्व कैसे करते हैं कि इसका लॉग ले लेते हैं और फिर अपन लिमिट पुट करते हैं। तो हम लॉग लेंगे तो ये बन जाएगा log n/n, और अब अगर लिमिट पुट करेंगे तो log इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी हो जाता है, तो यानी कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। अब जब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म या 0/0 फॉर्म होती है तो हम एल हॉस्पिटल रूल का यूज करते हैं और लिमिट पुट कर देते हैं इनके डेरिवेटिव में। तो log n का डेरिवेटिव करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1/n और n का नीचे करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 1। और अब अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1/n 0। और जब log l की वैल्यू 0 आ रही है तो l क्या बन जाएगा e की पावर 0 यानी कि 1, यानी कि इसकी लिमिट क्या आ गई 1 आ गई। तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी और कन्वर्ज टू 1 हो गई, यानी कि इसकी लिमिट क्या आई 1। तो दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेंट टू 1 हो गई है। अब अपन को ये बताना है कि कन्वर्जेंट टू तो है ही, पर ऑप्शन में से तो कोई ऑप्शन है ही नहीं कि जिसमें से बताया गया हो कि कन्वर्जेंट है और कन्वर्जेंट टू 1 है। वहाँ पे तो लिखा गया कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेंट टू 0, तो ये 0 को तो कन्वर्ज नहीं कर रही। अब अपन देखते हैं कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, वहाँ से कुछ आइडिया लग जाएगा। पर अगर इस सीक्वेंस की अगर अपन टर्म देखें तो वो कुछ इस प्रकार से लिखी हुई है कि 1/1, 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3। तो यहाँ से अपने को कोई आइडिया नहीं दिख रहा, अपन कैसे डिसाइड करें। ये तो अपन को पता लग रहा है 1 है, चलो ये रूट रूट तो ये 1 पॉइंट कुछ हो जाएगा, 1/4 1.7 कुछ ऐसा दिख जाएगा, 1.4 सॉरी, और 3 की पावर 1/3। अब इसका क्यूब रूट निकालें, इसकी 1/4 निकालें, तो ये तो मुश्किल काम हो जाएगा ऐसे चेक करना। तो अब अपन क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि सीक्वेंस को कोई और फंडा अपनाते हैं। और फंडा क्या है कि अपन जानते हैं कि कोई फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है या डिक्रीजिंग होता है अगर उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाए या लेस देन 0 आ जाए। तो अपन इसको फंक्शंस की फॉर्म में देख लेते हैं। सीक्वेंस भी एक प्रकार का फंक्शन ही होता है, बस उसका नेचुरल नंबर का जो डोमेन होता है, सॉरी, वो नेचुरल नंबर फिक्स हो जाता है बस। अपन एक फंक्शन को ही तो सीक्वेंस बोलते हैं कि उसका डोमेन क्या हो जाता है नेचुरल नंबर। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं fx y इक्वल टू fx इक्वल टू x की पावर 1/x। जैसे ये पुट कर देते हैं तो अब इसका डेरिवेटिव याद कर लेते हैं। log y log लेके निकालना है, वही डेरिवेटिव वाला के लिए यहाँ पे log लेना पड़ेगा। तो log y इक्वल टू आ गया 1/x log x। तो यहाँ से अपन इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 1/y dy/dx इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/x² माइनस log x अपॉन x, यानी इसको 1 माइनस log x अपॉन x² लिख सकते हैं। ये तो किसकी वैल्यू आ गई 1/y dy/dx की। अब अगर dy/dx लिखा है तो यहाँ पे y से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब अपन चेक करेंगे कि ये ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0, उससे अपन को पता लगेगा। तो अब हम देखते हैं कि dy/dx की वैल्यू आ गई 1 माइनस log x अपॉन x² इंटू वाई, dy/dx की वैल्यू आ गई। अब हम चेक करते हैं कि ग्रेटर देन 0। अब x² तो हमें पता है ग्रेटर देन 0 है, y भी यहाँ पे ग्रेटर देन 0, y तो log n की पावर 1/n है, सॉरी यही है, और n की पावर 1/n या x की पावर 1/x है, और ये तो ग्रेटर देन 0 रहेगा ही, हमेशा x की वैल्यू पुट करेंगे तो अब अपन चेक करते हैं कि ये 1 माइनस log x अपॉन x² है, तो ये 1 माइनस log x पे डिपेंड कर रहे हैं। तो जैसे 1 माइनस log x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो y डैश x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और 1 माइनस log x ग्रेटर देन 0 को बोलने का मतलब x लेस देन e, और dy/dx लेस देन 0 बोलने का मतलब 1 माइनस log x लेस देन 0, यानी कि x ग्रेटर देन e। तो यानी कि कुछ पॉइंट्स के लिए तो ये क्या आ रहा है ग्रेटर देन 0 आ रहा है, और कुछ पॉइंट्स के लिए क्या आ रहा है लेस देन 0 आ रहा है। तो यहाँ से अपने को पता नहीं चला ना मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। क्यों, क्योंकि अपन नेचुरल नंबर के सेट में डोमेन में पॉइंट देख रहे हैं, तो वहाँ पे तो अपन 1 से स्टार्ट करके कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं। तो ये तो x ग्रेटर देन e वालों के लिए तो क्या हो गया डिक्रीजिंग हो गया, बाकी के लिए इंक्रीजिंग हो गया।
तो इसका मतलब ना तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और ना ही मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। तो ये सीक्वेंस कैसी सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट टू 1 है, और ना ही मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और ना ही मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। और इस क्वेश्चन को आप, इस एग्जाम्पल को याद भी रख सकते हैं कि n की पावर 1 अपॉन एक ऐसी सीक्वेंस है तो ना तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है, बट कन्वर्जेंट है। तो कहीं किसी ऑप्शन में लिखा आ जाए कि कन्वर्जेंट होगा तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, तो अपन इसको काउंटर एग्जाम से डिस्काउंट कर सकते हैं कि n की पावर 1 अपॉन एक ऐसा एग्जाम्पल्स है जो कन्वर्जेंट तो है पर ना तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है। तो इसका फोर्थ आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बड़ा सिंपल है, उसको तो आप बिना देखे ज्योमेट्री से डायरेक्ट कर सकते हैं। इस टाइम से रियल एनालिसिस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये क्या है कि लेट इंटरसेक्शन ऑफ n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन n से 1 प्लस 1 अपॉन n देन s इक्वल्स टू, तब अपन को बताना कि s किसके इक्वल होगा। अब अगर ये सेट है, इसको अपन देखें, n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो ये -1 बन जाएगा इधर तो, और ये आगे वाला क्या बन जाएगा, 1 + 1 2 बन जाएगा और क्लोज है तो -1 से 2 हो गया। अब n इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो ये -1/2 बन जाएगा इधर तो, और आगे वाला क्या बन जाएगा, 3/2 बन जाएगा। यानी कि इधर भी छोटा हो रहा है इधर भी छोटा, तो ये इंटरवल क्या बन रहा है, थोड़ा छोटा बनता जा रहा है। n इक्वल्स टू अपन जैसे जैसे जाए तो ये छोटा बनता जा रहा है। अब अपन इसको देखते हैं कि 3 पुट करेंगे तो ये -1/3 हो जाएगा, ये और छोटा हो जाएगा, तो छोटा होता जा रहा है। तो अब इसको अगर ड्रॉ करके देखें तो ये कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है अपने को कि n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा, इन सब का इंटरसेक्शन अपने को लेना है। तो अगर इसको अपन रियल लाइन आर पे प्लॉट करें तो ये -1 से अगर 2 क्लोज माने इसको तो फिर ये -1/2 हो गया, ये 3/2 हो गया, ये -1/3 आ जाएगा, फिर 4/3 आ जाएगा, ऐसे चलता जाएगा आगे। पर जैसे ही अपन को इनका इंटरसेक्शन लेना है तो अपन देख रहे हैं कि अगर इन दो को शामिल करें, लास्ट वाले दो को, इन दो को देखें तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, -1/2 से 3/2। आगे वाले में देखेंगे तो ये वाला जो सेट है, ये वाला जो सेट है, ये तो इन सभी के इंटरसेक्शन में है, ये इसके भी इंटरसेक्शन में है, इधर जाएंगे तो सबके इंटरसेक्शन में आ रहा है। तो यानी कि जब अपन n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो जो लास्ट वाला सेट आएगा वही क्या आ जाएगा, इनके सबके इंटरसेक्शन में हो जाएगा, बाकी तो सब इससे बड़े ही हैं। तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, जैसे n इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये तो 0 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा 1, तो क्लोज 0 1, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आ गया, क्लोज 0 1। यानी कि s की वैल्यू क्या होगी अपनी, n इक्वल्स टू 1 तो इन्फिनिटी -1 अपॉन n प्लस से 1 + 1/n से इसकी वैल्यू क्या आ गई, क्लोज 0 1। तो यानी कि इसका इंटरसेक्शन क्या आ गया, क्लोज 0,1। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, अपन इसको डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी और बता सकते हैं कि इसका आंसर क्लोज 0,1, सॉरी क्लोज 0,1 पहला ऑप्शन है, तो इसका आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको और देख लेते हैं। ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन है पर अपन कई बार क्या में सिर्फ मिस्टेक कर देते हैं, तो मिस्टेक्स नहीं करनी है, बचना है अपने को मिस्टेक करने से, और जो भी क्वेश्चन अपन अटेम्प्ट करें उसको सही ही करें। मतलब कि अपन ऐसा नहीं कि ऐसे कंफ्यूजन की स्थिति मेरे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो वो उस केस में क्या होता है कि अपने ऐसे मान लेते हैं कि हाँ क्वेश्चन तो काउंट हो जाता है, पर वो सही नहीं है तो फिर वो दिक्कत वाली बात हो जाती है आगे चल के। तो इसलिए अपने को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि n इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी -1 की पावर n-1 अपॉन n और √n + 1 से -√n-1। अब इस सीरीज की बात हो रही है यहाँ पे, ये सीरीज का क्वेश्चन है कि द सीरीज इज कन्वर्जेंट बट नॉट एब्सोल्युटली, इज कन्वर्जेंट, nth टर्म ऑफ सीरीज डज नॉट कन्वर्ज टू 0, द सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो सबसे पहले तो अपन को पता होना चाहिए कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट क्या होती है। तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बोलने का मतलब है कि अगर कोई सीक्वेंस सीरीज सॉरी an है, तो अगर अपन इसको ऐसे चेक करें समीशन मोड an, अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट हो जाती है तो हम बोल देंगे कि जो an है वो क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। और हम ये जानते हैं कि कोई सीरीज अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो वो कन्वर्जेंट तो होगी होगी। इसका मतलब अब देखते हैं कि कन्वर्जेंट, पर कन्वर्जेंट हो तो जरूरी नहीं है कि वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो। इस प्रकार की सीरीज को अपन बोलते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट, यानी कि जो कन्वर्जेंट तो बट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं हो। तो आइए इसको चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए अपन थोड़ा उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले कि जो गिवन सीरीज है इसको, तो हम जानते हैं फॉर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट वी हैव टू टेक समीशन मोड an, समीशन मोड an इज कन्वर्जेंट देन इट इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट एंड एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इज कन्वर्जेंट। तो अब यहाँ पे इसको अपन चेक करने के लिए नीचे इसको इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगी 1/n √n + 1 माइनस, इसको करेंगे तो ऊपर तो n + 1 - n-1 आ जाएगा और नीचे ये वाली टर्म आ जाएगी। तो ऊपर तो n से n तो कैंसिल हो जाएगा तो 2 बच गया, और नीचे n है और इसे अगर √n कॉमन ले तो n √n 1 + 1/n का स्क्वायर रूट और प्लस 1 - 1/n का स्क्वायर रूट, 1/1 - n का स्क्वायर रूट n आ गया। अब इसको देखें तो ये n की पावर 3/2 बन गया, तो 2/n की पावर 3/2, और ये क्या आ गई 1 + 1/n प्लस 1 - 1/n का स्क्वायर रूट, ये नीचे चल रहा है। अब इस प्रकार की सीरीज को अपन कंपैरिजन टेस्ट से कर सकते हैं। हम जानते हैं कि कोई सीरीज अगर an और bn है और उनकी अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an/bn अगर फाइनाइट आ जाती है तो हम वहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे कोई सीरीज मान लेते हैं bn, उसको ले लेते हैं अपन n की पावर 3/2।
1/n⁴ ले लिया। अब यहाँ पे n का काम कौन कर रहा है, मोड n। हम ये सब जो काम कर रहे हैं वो मोड n के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से देखना, अपन जो मोड n के चेक लेते हैं, क्योंकि अपन मोड n से बताएंगे कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है कि नहीं। तभी तो हमने यहाँ पे क्या करा, माइनस वाले साइन को गायब कर दिया। -1n-1 था, तो अगर मोड लेंगे तो वो वाला टाइम तो गायब ही हो जाएगा n का। तो अब इसमें देखें तो अपन ने bn ले लिया 1/n⁴/2। अब लिमिट मोड an/bn करेंगे तो ये 2/n⁴/2 एज इट इज, ये तो पूरी n होगी और bn की वैल्यू n⁴/2, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब जैसे ही लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये वाली टर्म 0 बन जाएगी, ये वाली टर्म भी 0 बन जाएगी। तो ऊपर तो 2 था, नीचे 1 + 1 2 बन जाएगा। तो 2/2 इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, यानी कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मोड an/bn की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। अब इसमें अपन कंपेरिजन टेस्ट कैसे लगाते हैं वो देख लेते हैं। तो अपन ने क्या करा कि यहाँ पे अगर कोई सीरीज un और vn है तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vl l आता है और l नॉट इक्वल टू 0, देन दोनों का बिहेवियर सेम होता है। यहाँ पे अपने क्या समीशन bn और जो मोड n है उनकी लिमिट पुट करने पे अपने पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अब यहाँ पे समीशन bn और जो समीशन मोड n है उनका बिहेवियर कैसा होगा, सेम होगा। और ये जो समीशन bn है 1/n⁴/2 ये भाई कन्वर्ज करिए पी टेस्ट से। हम जानते हैं कि समीशन 1/n⁴p इज कन्वर्जेंट फॉर p ग्रेटर देन 1। तो ये सीरीज तो अपनी कैसी है, कन्वर्जेंट है। बट यहाँ पे अगर कंपैरिजन टेस्ट लगाएं तो इन दोनों की लिमिट क्या आ रही है, 1 आ रही है, जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 है। नॉट इक्वल्स टू 0 है ये, और जब नॉट इक्वल्स टू 0 है तो इसका मतलब इन दोनों का बिहेवियर कैसा होगा, इसका और जो अपनी ये सीरीज है इसका बिहेवियर कैसा होगा, दोनों का सेम होगा समीशन मोड n का। तो इसका मतलब जब समीशन bn कन्वर्जेंट है, इसका मतलब समीशन मोड n कन्वर्जेंट। और जब मोड n कन्वर्जेंट होगी तो इसका मतलब जो n है वो कैसी होगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। क्यों, अपन देखते हैं कि मोड n कन्वर्जेंट हो जाती है, इसका मतलब वो कैसी है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। तो अपनी सीरीज जो समीशन मोड n है वो कैसी बन गई, कन्वर्जेंट बन गई। इसका मतलब n एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी, और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी तो समीशन n को अपन कन्वर्जेंट भी बोल सकते हैं। आगे कन्वर्जेंट यानी कि n कैसे होगी, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगी। अब इसके ऑप्शन अगर चेक करें हम तो अपना फर्स्ट ऑप्शन क्या है, द सीरीज इज कन्वर्जेंट बट नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो ये कन्वर्जेंट भी है और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी है, तो ये तो गलत हो गया। द सीरीज इज डाइवर्जेंट, नहीं। द nth टर्म ऑफ द सीरीज डज नॉट कन्वर्ट टू 0, nth टर्म ऑफ द सीरीज डज नॉट कन्वर्ट टू 0। पर वो अपन अगर देखेंगे तो अगर nth टर्म में अगर ऊपर n⁴1/2 कॉमन ले लेंगे तो नीचे तो 1/n है, तो यानी कि नीचे तो n⁴1/2 रह ही जाएगा, तो वो भी 0 को जा रहा है। इसका मतलब ये भी गलत हो गया। और वैसे भी हम देखते हैं कि कोई सीरीज अगर कन्वर्जेंट होती है तो उसकी nth टर्म हमेशा 0 को कन्वर्ट करती है, तो इसका मतलब ये 0 को कन्वर्ट कर जाएगी, तो ये भी नहीं है। तो सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और चेक कर लेते हैं उसमें क्या बोला गया है, तो वो भी पता लग जाएगा अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। द सेट एस इक्वल्स टू अपने को गिवन है 1/n, n बिलोंग्स टू n, n इज प्राइम, यानी कि n कैसा है अपना नेचुरल प्राइम नंबर है, और t इक्वल्स टू क्या है, x², x बिलोंग्स टू r। तब बताना कि s इंटरसेक्शन t का सुप्रीमम 1 होगा, सुप्रीमम ऑफ s1 t 0, सुप्रीमम s हाफ t, इन्फीमम ऑफ t 0 और इन्फीमम ऑफ s यूनियन t 1/2। तो पहले अपन देखते हैं कि s कैसा दिख रहा है सेट, t कैसा दिख रहा है और इनका इंटरसेक्शन क्या होगा। अब अपन देखें ये तो नेचुरल नंबर के प्राइम नंबर है, नेचुरल प्राइम नंबर, और यहाँ पे क्या है, सारे के सारे रियल नंबर। तो अगर t को देखें तो t कुछ इस प्रकार, s और t कुछ इस प्रकार से दिखेंगे। s तो ये है, तो s तो क्या हो जाएगा 1/2, 1/3, 1/5, 1/7, 1/11 से चलता जाएगा। और t पूरा 0 से लेके, यानी कि x बिलोंग्स टू r, इसका मतलब t में कैसे आएंगे, x² है तो वो तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो 0 से आगे वाला पार्ट आ जाएगा, ये पूरा 0 शामिल रहेगा और ये रियल लाइन पूरी आ जाएगी किसमें, t में। और s में क्या आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल प्राइम नंबर है, उनका व्युत्क्रम, उनका मतलब 1/2, 1/3 ऐसा आ रहा है। तो अब अगर अपन s और t के देखें इस पूरा कन्फर्म से, तो अपन को दिख रहा है कि s में क्या है 1/2, 1/3 से जाए तो मेंबर छोटे होते जा रहे हैं, यानी कि s है वो s के सारे मेंबर है 1/p टाइप्स के हैं, तो वो 1/p लेस देन इक्वल्स टू 1/2 है। हर मेंबर क्या 1/2 से छोटा है, फॉर एवरी प्राइम p बिलोंग्स टू है, 1/p सबसे छोटा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो लीस्ट अपर बाउंड है वो क्या हो जाएगा 1/2, यानी अपर बाउंड तो दो है और ये लीस्ट अपर बाउंड मतलब सबसे बाउंड्स में सबसे छोटा, जैसे 1 से इसकी सारी टर्म छोटी है, 2 से भी है, पर ये भी अपर बाउंड है, पर ये जो सबसे छोटा बाउंड है वो क्या है 1/2, उसी को हम क्या बोलते हैं, सुप्रीम बोलते हैं, लिस्ट अपर बाउंड। तो 1/2, यानी कि s जो सेट है उसका सुप्रीम तो क्या आएगा 1/2 आ गया। अब अपन अगर t की बात करें तो t के x², x बिलोंग्स टू r, x² कैसा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब सारे मेंबर आएंगे वो क्या आएंगे 0 से बड़े आएंगे। पर अपर बाउंड की तो कोई बात ही नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि x बिलोंग्स टू r है तो r तो अनबाउंडेड होता है, पर सारे के सारे मेंबर क्या 0 से बड़े, इसका मतलब 0 इसका क्या हो गया लोअर बाउंड हो गया। और 0 लोअर बाउंड ही नहीं, 0 ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया, क्योंकि और जैसे -1 से भी बड़े हैं, -2 से भी बड़े हैं, बाकी सब तो क्या होंगे इससे छोटे, मतलब बड़े होंगे नंबर, पर 0 क्या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब
ये जो जीरो इसका क्या बनेगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। जब ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बन जाएगा तो यही क्या होगा, इसका इन्फिमम। तो यानी सुप्रीमम ऑफ एस तो क्या आ गया 1/2 और इन्फिमम ऑफ टी क्या आ गया 0। अब अगर अपन एस इंटरसेक्शन टी देखें तो एस इंटरसेक्शन टी में अपन को क्या पता लगता है कि एस में तो क्या आ रहे हैं, सारे ग्रेटर देन जीरो रियल नंबर आ रहे हैं, और टी में सारे ग्रेटर देन जीरो रियल नंबर आ रहे हैं, और एस में कैसे सारे 1 प्राइम टाइप्स के। तो इसका मतलब एस इंटरसेक्शन टी करेंगे तो एस ही आ जाएगा भाई। ये तो बोल रहा है सारे नंबर, और टी एस बोल रहा है कि कुछ कुछ नंबर, तो अपन इंटरसेक्शन लेंगे तो ये कुछ कुछ नंबर से 1/p टाइप्स वाले वही आ जाएंगे एस में। और एस का इन्फिमम क्या है, सॉरी इन्फिमम तो अपन बता नहीं सकते, तो सुप्रीमम तो एस का क्या है 1/2 है, बाकी इन्फिमम अपन को पता नहीं है। वैसे जीरो की तरफ जा रहे हैं तो जीरो होगा, पर जीरो इस सेट के अंदर नहीं है। तो अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं, इसके ऑप्शन कैसे हैं। ऑप्शन दिए गए हैं कि सुप्रीमम ऑफ एस इंटरसेक्शन टी इक्वल्स टू 1, तो एस इंटरसेक्शन टी तो 1 नहीं आ सकता। सुप्रीमम ऑफ एस इक्वल्स टू 1, टी इक्वल्स टू 0। इन्फिमम ऑफ टी तो 0 है, पर सुप्रीमम ऑफ एस 1 नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। सुप्रीमम ऑफ एस इक्वल्स टू 1/2 एंड इन्फिमम ऑफ टी 0, ये करेक्ट हो गया। और बोलता है इन्फिमम ऑफ एस यूनियन टी 1/2, जब एस यूनियन ले लेंगे तो ये वाला सेट भी काम में आ जाएगा, और जब ये वाला सेट काम में आ जाएगा इसका इन्फिमम तो क्या है 0 है, तो ये इसका इन्फिमम तो 0 हो जाएगा ना, फिर 1/2 नहीं हो सकता। इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो गया, थर्ड की सुप्रीमम ऑफ एस तो 1/2 एंड इन्फिमम ऑफ टी 0, तो इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं था, आपको सेट को खोल के देख के लिखना था कि इसमें कैसे कैसे लिख सकते हैं, इसके एलिमेंट कैसे होंगे, और अपना आंसर को बता सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये अपन सब लोग करते हैं ग्रेजुएशन में। ऐसे क्वेश्चन ग्रेजुएशन में हर बुक में होते हैं, तो वो भले लोकल राइटर की हो, भले अपनी लोकल यूनिवर्सिटी की हो, सब में ये क्वेश्चन मिल जाता है कि एक्स बी सीक्वेंस डिफाइंड बाय x1 इक्वल्स टू 1 3 एंड xn प्लस 1 इक्वल्स टू 1/4 माइनस xn, यानी ये रिकरेंस रिलेशन अपने को गिवन है। अब पूछ रहा है एक्सन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी कि डिक्रीजिंग होगी, बाउंडेड बिलो होगी, एक्सन कन्वर्स टू 2 + √3 2 - √3, एक्सन डाइवर्स। तो अपन को बताना है कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है दैट इज नॉट बाउंडेड बिलो, ये बता रहा है कि नॉट बाउंडेड बिलो। अपन चेक करेंगे कि ऐसी सीक्वेंस कैसी आती है। तो इस प्रकार के सीक्वेंस को चेक करने के लिए हम देख लेते हैं कि इसकी टर्म कैसी है, और फिर अपन मैथमेटिकल इंडक्शन से बता देते हैं कि ये जो डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है, और वहीं से अपन को पता लग जाता है कि सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है या बाउंडेड अबव है। हम जानते हैं कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और बाउंडेड बिलो सीक्वेंस क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है, और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बाउंडेड अबव सीक्वेंस क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। तो इसको हम चेक करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए अपन सबसे पहले इसकी टर्म देखते हैं। अपन को पता है कि x1 गिवन है 1/3, xn प्लस 1 गिवन है 1/4 माइनस xn, तो x2 निकालेंगे तो 1/4 माइनस x1 करेंगे, यानी कि 1/4 माइनस 3 1 आ जाएगा। x3 निकालेंगे तो 1/3 आ जाएगा, यानी कि इसकी टर्म क्या हो रही है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रही है, कम होती जा रही है, 3 1 1/3। तो यहाँ से भी अपन बोल सकते हैं कि इसकी ये सीक्वेंस कैसी है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, पर इसको अपन मैथमेटिकल इंडक्शन से भी देख सकते हैं। उसके लिए अपन क्या करते हैं कि जैसे मान लिया अपन ने कि ये रिजल्ट n इक्वल टू 1 के लिए तो ट्रू था, तो अपन को दिख ही रहा है 3 ग्रेटर देन 1 है, और हमने माना कि n - 1 के लिए ट्रू है, तो xn - 1 ग्रेटर देन xn हो गया। तो माइनस xn लेंगे तो वो लेस देन माइनस xn हो जाएगा, 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, और 1 अपॉन करेंगे तो ये वाली टर्म बड़ी हो जाएगी, और ये क्या बन गई xn, तो xn ग्रेटर देन xn प्लस, यानी कि n + 1 भी टर्म है वो n वाली से छोटी है। इसका मतलब कैसी होगी, xn इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो अपने को पता लग गया xn मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। अब बात करते हैं कि बाउंडेड बिलो है कि नहीं। अब इसकी टर्म्स देखें, अगर सीक्वेंस की टर्म अगर अपन देखें तो कैसी हैं, xn है वो क्या आ रहा है 1/4 माइनस xn है, और xn प्लस 1/4 माइनस xn है, तो ये 1/4 से तो बड़ा ही होगा। क्यों, क्योंकि अपन इसमें क्या करें, छोटी संख्या का भाग लगा रहे हैं, और इसमें बड़ी संख्या का लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें xn कुछ कम होएगा 4 में से, तो ये नंबर बड़ा ही आएगा और ये छोटा ही आएगा। इसका मतलब xn प्लस 1 है वो हमेशा क्या है, हर टर्म क्या 1/4 से बड़ी है, 1/4 से इसकी सारी टर्म क्या होंगी, बड़ी होंगी। तो इसका मतलब इसका लोअर बाउंड हो गया। अब लोअर बाउंड हो गया तो अपन बोल सकते हैं ना कि सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है। अपन ये नहीं बता रहे इसका इन्फिमम क्या है कि 1/4 है, कुछ नहीं, अपन को उससे लेना देना नहीं है। अपन ये बता रहे हैं कि ये सीक्वेंस कैसी है, बाउंडेड बिलो है। ये सीक्वेंस बाउंडेड बिलो हो गई और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो इसका मतलब सीक्वेंस कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। एक्शन इज बाउंडेड बिलो एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, इट मीन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो अपनी जो सीक्वेंस एक्शन है वो कैसी बन गई, कन्वर्जेंट होगी। अब मान लेते हैं कि सीक्वेंस कन्वर्ट कर रही है एल को, हमें पता है कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी xn इक्वल्स टू एल होता है, तो लिमिट n टेंड्स टू xn प्लस 1 भी क्या आएगी, एल ही होएगी। अब इस सीक्वेंस की अपन लिमिट निकालते हैं। अपन को गिवन है xn इक्वल्स टू 1/4 माइनस xn, तो ये क्या xn प्लस 1, तो ये बन जाएगा l इक्वल्स टू 1/4 माइनस एल, यानी कि l में क्वाड्रेटिक बन गई, l स्क्वायर माइनस 4l प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो l की वैल्यू आएगी 2 + -√3। अब 2 + -√3 आ गई, तो अपन कौन सी लें, 2 + √3 लें या 2 - √3 लें। पर एक्शन कैसी है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, और फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, तो आगे वाली टर्म क्या है, कम ही होती जाएंगी। जबकि 2 + √3 कर देंगे तो √3 की वैल्यू 1.7, तो 3 से ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब 2 + √3 तो यहाँ पे नहीं हो सकता। तो इसकी
जो लिमिट हो गया कि 2 माइनस रूट थ्री। तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, मोनोटोनिक में डिक्रीजिंग है, बाउंडेड बिलो है, और लिमिट क्या है 2 माइनस रूट थ्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर? ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें अपने को बस दो टर्म लिख के देखना था और पता लग जाता कि सीक्वेंस डिक्रीजिंग हो रही है, और इसका लोअर बाउंड बताना। लोअर बाउंड तो निकालने की जरूरत नहीं है, बस अपन ऐसे बता सकते हैं कि बाउंडेड बिलो है, और फिर इसकी लिमिट देख लेंगे, और वो लिमिट क्या आ रही है 2 माइनस रूट थ्री। तो ये सीक्वेंस कन्वर्ट टू 2 माइनस रूट थ्री हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, वो भी सीरीज का ही है और एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अपने को गिवन है द वैल्यू ऑफ द सीरीज समेशन एन अपॉन 2 की पावर एन, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब देखने से लग रहा है कि अपन को कैसे निकाले, को टेस्ट भी नहीं लग रहा, तो अपन इसमें कुछ नहीं करेंगे, अपन बस इसको सिंपली जैसे गिवन है वैसे इसकी एन की वैल्यू पुट करते जाएंगे और इसको खोल के थोड़ा लिख लेंगे द वैल्यू ऑफ द सीरीज। अब मान लेते हैं कि ये सीरीज अपनी एस है और ये लिखी हुई है 1/2, एन इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, एन इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, ऐसे हो गई। अब अपन को कुछ आइडिया नहीं लग रहा है यहाँ से भी, ना ये ज्योमेट्रिक बन रही, ना कोई एचपी में बन रही, ना किसी एपी में बन रही। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हमने 1/2 रखा है एज इट इज, इसको हमने लिखा 2 को 1 + 1, 3 को लिखा 1 + 2, 4 को लिखा 1 + 3, और नीचे जो था वो एज इट इज रखा। अब अपन क्या करेंगे, इसका 1/2 ले लेंगे, यहाँ से 1/2 स्क्वायर, यहाँ से 1/2 क्यूब, यहाँ से 1/2 की पावर 4, आगे वाले से 1/2 की पावर 5। तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा प्लस। अब इसकी जो बची हुई टर्म है 1/2 स्क्वायर, 2/2 क्यूब, 3/2 की पावर 4, ये चलती जाएंगी। अब ये तो एज इट इज आ गया। अब इसको भी अपन क्या करेंगे 1/2 कॉमन लेते हैं यहाँ से 1/2, तो ये बनेगा 1/2 प्लस 2/2 स्क्वायर प्लस 3/2 क्यूब प्लस। तो ये देखने से लग नहीं रहा कि ये जो अपन ने जो अपनी एस माना था वही तो ये ऐसे ही कैसा था 1/2 प्लस 2/2 स्क्वायर प्लस 3/2 क्यूब प्लस 4/4 की 2 की पावर 4। तो ये ऐसे चलता है, यानी कि एस ही आ गया, और ये बाई 2 बाहर है तो s/2 बन गया। अब यहाँ पे अपने को कुछ आइडिया लग रहा है कि ये जो अपनी जो सीरीज आई है इधर वाली, ये तो अपनी जीपी में आ गई, और ये क्या होगी s/2 होगी, और जीपी को अपन ऐसे लिख सकते हैं a/1 - r, जहाँ पे r इसका जो कितने डिफरेंस से चल रही है। तो अब ये सीरीज इसमें 1/2 का डिफरेंस है सब में, तो उसका होता है a/1 - r, a होता है इनिशियल टर्म और r इसका डिफरेंस, तो 1/2/1 - 2, और ये s/2 रख देंगे। तो इसकी वैल्यू तो क्या आ गई 1/2/1 - 2 यानी 1 आ गई, और ये s/2 है, ये 1 आ गया, ये s/2, ये इधर जाएगा तो इधर s/2, यानी s/2 = 1, यानी कि s = 2 आ गया। यानी इस सीरीज का सम क्या आ गया 2 आ गया। तो इसमें सबसे पहले अपन ने क्या करा इस सीरीज में, इसमें हमने बस कुछ नहीं करा, ये जो गिवन थी इसको हमने खोल के लिखा और फिर हमने इसको अलग अलग तोड़ा यहाँ से, तो एक ये वाली जीपी में बन गई, ये वाली जो अपने को गिवन सीरीज थी s, उसका ही कुछ पार्ट आ गया s/2 बन गया, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये s = अपने को 2 मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, यानी कि द सम ऑफ द सीरीज इज गिवन बाई 2, इसका ऑप्शन फर्स्ट। तो यहाँ पे हमने 6 क्वेश्चन देखे जो सीरीज से, सीक्वेंस से, और एक में अपने को सुप्रीमम और इन्फीमम बताना था, सेट जो सीक्वेंस का सेट था उसका अपने को सुप्रीमम और इन्फीमम बताना था। तो यहाँ पे मेरे को लगता नहीं कोई क्वेश्चन ऐसा था जो अपन नहीं कर सकते थे, बड़े सिंपल से क्वेश्चन थे। तो अगर आप रियल एनालिसिस के 50 में से 20 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से अगर आप 15 क्वेश्चन सरल कर देते हैं, 5 क्वेश्चन आप ओडीपीडी से मिला के कर देते हैं, 2-3 क्वेश्चन आप ग्रुप थ्योरी से कर देते हैं, 2-3 आप लीनियर अलजेब्रा से कर देते हैं, तो अभी आपके 30 के राउंड क्वेश्चन हो जाते हैं। और आपके अगर 50 में से 25 के अराउंड अगर क्वेश्चन सही है, 50 में से 25 क्वेश्चन भी अगर आपके सही है तो आपका फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन हो जाएगा। अगर आपके 20 से 25 के बीच में सही है तो आपका इजीली एडमिशन हो जाएगा थर्ड लिस्ट तक। तो आप ऐसे रखेंगे 25 क्वेश्चन अपने को सही करने हैं, आधे करने, तो आप टारगेट बना लें 10 क्वेश्चन तो अपने को रियल से करने हैं, 3 क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी से करने हैं, 3 लीनियर अलजेब्रा से करने हैं, 5 ओडीपीडी दोनों से मिला के करने हैं, और बाकी 1-2 क्वेश्चन अपने को न्यूमेरिकल एनालिसिस से भी करना है। अब रियल में मैंने 20 में से 10 बताए, तो 20 में से 10 भी कर लेंगे तो इजीली आपके 25 प्लस आ रहे हैं, तो आप आसानी से इसमें देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। आई आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और कोई डाउट हो तो आप बताएं, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन न्यूमेरिकल एनालिसिस और इसके बचे हुए क्वेश्चंस और लीनियर अलजेब्रा देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड कीप कंटिन्यू वाचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।